यहाँ ऑन कर दो। कमेंट में जो दिखता है, हाँ चलो। हेलो दोस्तों, क्रेडोज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। आज आपके सामने हम यूपी पीसीएस का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, तो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर देने होते हैं आपको, GS1, GS2। GS1 के अंतर्गत आप सामान्य अध्ययन, प्रत्येक विषय को आप जानते हुए सारे, आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स वगैरह सारा कवर होता है, जिसमें आपके 150 प्रश्न आते हैं। एक पेपर 2 होता है जिसे जनरल स्टडी 2 बोला जाता है, और सामान्य रूप से आप उसे सी सेट के नाम से जानते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि इस टेस्ट के माध्यम से आपकी मानसिक दक्षता, किसी विषय पे आपकी समझ कैसी है, किसी विषय को लेके जो समाधान खोजे जाते हैं उस पे आपकी क्या राय है, यह जानने का प्रयास किया जाता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है यह पेपर, इस पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रत्येक बिंदु पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारी जो क्लास होगी यह 2 हिस्सों में होगी। पहली जो हमारी क्लास का जो पहला हिस्सा होगा, पहले हिस्से में हम पाठ्यक्रम पे चर्चा करने वाले हैं, यानी कि जो सिलेबस है इसका, इसमें कौन कौन से बिंदुओं से प्रश्न आते हैं, कहां पर प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहां पे कम पूछे जा रहे हैं, इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी आपने एक चार्ट देखा होगा, पिछले कई वर्षों में जो एक ट्रेंड रहा है 2011 से, उस ट्रेंड को भी हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात पे हम आएंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, यानी कि आपके साथ हम आगे कुछ दिनों के लिए बने रहेंगे, हमारी टीम आपके साथ बनी रहेगी, सीसेट की आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा, इस पेपर के प्रकृति के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें आप सभी जरूर सफल हों। तो चलिए, हम इससे पहले कि अपने पाठ्यक्रम पे आ जाएं, थोड़ा सा हम यह देख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं। इसको पहले ही देख लें, इसकी महत्ता थोड़ी सी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक बिंदुओं पर बढ़ेंगे। जो मुख्य रूप से इसमें आपको 7 टॉपिक मिलेंगे, 7 टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है, जिसको आप यहां देख पा रहे हैं। पहला होगा आपका सामान्य हिंदी तथा बोधगम्यता। पहला इस संदर्भ में मैं बोल रहा हूं कि हमने जो सीक्वेंस बनाया है उस संदर्भ में, हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में पहले मैथ आ जाए, रीजनिंग आ जाए, कुछ भी। तो पहली एक जो आता है इसमें सामान्य हिंदी तथा बोधगम्यता, यह एक टॉपिक होता है। इससे सामान्य रूप से आप अगर देख पा रहे होंगे तो 20 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है, 20 प्रश्न प्रतिवर्ष इससे आते हैं, ठीक है। ऑन एवरेज आप देख रहे हैं 2017 से लेकर 2021 तक के एनालिसिस कर रहे हैं, और यही ट्रेंड सामान्य रूप से चलता रहता है। अगला है सामान्य अंग्रेजी तथा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपके हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है, ठीक है, यह भी सामान्य अंग्रेजी रहती है, और इससे अगर ऑन एवरेज आप देखेंगे तो मान के चलिए कि 12 से 15 प्रश्न इससे आते हैं, 12 से 15 प्रश्न इससे आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल। यहां पे कम्युनिकेशन स्किल वगैरह की बात की जाती है यहां पे आपसे, ठीक है। उसके बाद एक निर्णयन तथा समस्या समाधान आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है आपकी, यह आता है। और उसके बाद एक होता है तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आप कितने विकल्पों को कहा जाता, कितने विकल्पों पर सोचते हैं, और अंत में एक सर्वोत्तम विकल्प का आप चुनाव करते हैं। जब कोई समस्या आपके पास आती है तो आपके पास हजारों विकल्प होते हैं। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि आप
विस्मय में पड़ जाते हैं, आप कहा जाए तो असमंजस में पड़ जाते हैं कि कैसे हम एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। अगला है सामान्य बौद्धिक योग्यता, यानी कि जिसे आप रीजनिंग के नाम से जानते हैं, और उसके बाद है आपका प्रारंभिक गणित, ठीक है, एलिमेंट्री मैथ। और यहां पर अंग्रेजी और मैथ, ये दोनों बिल्कुल 10th लेवल का पूछा जाता है। हाई स्कूल स्तर की मैथ्स और हाई स्कूल स्तर की अंग्रेजी पूछी जाती है। तो यह रहा लगभग 7 टॉपिक यहां पे दिए गए हैं, 7 टॉपिक, और इन 7 टॉपिक से ही आपके प्रश्न बनते हैं सामान्यतया, ठीक है। जो प्रश्नों के पूछने की औसत प्रश्नों की संख्या है आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो रीजनिंग के प्रश्न हैं आपके हिंदी बोध कौशल से हैं, अंग्रेजी से हैं और संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक कौशल से हैं। ये 3 टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनसे प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इस प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं तो इस प्रश्न पत्र के बारे में बताएं आपको कि यह पेपर 2 है और क्वालिफाइंग प्रकृति का है। जब इसे शुरू में लाया गया था 2011 में इसे इंट्रोड्यूस कराया गया, तो उस दौरान क्या हुआ कि यह क्वालिफाइंग नेचर का नहीं था। उस समय इसके मार्क्स आपके प्रीलिम्स का जो कट ऑफ बनता था उसमें जुड़ते थे, बाद में इसे क्वालिफाइंग कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है, प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 150 प्रश्न आते हैं, लेकिन इस प्रश्न पत्र में केवल 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और यह 2 नंबर इक्वली डिवाइड होता है प्रत्येक प्रश्न के लिए। यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है 0.66 होता है। नेगेटिव मार्किंग नकारात्मक अंकों का, अगर आपने एक प्रश्न गलत किया तो इतने अंक आपके कटेंगे, 0.66। कुल जो प्रश्न आते हैं उसमें से 100 में से आपको 33% प्रश्नों को हल करना होगा, तब जाके आप इस प्रश्न पत्र में पास हो पाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सबसे टेक्निकल चीज है समझने की, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आपके पास 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक GS1 और एक GS2। GS1 में आप 150 प्रश्नों में मेरिट कितनी भी बना लें, खींच लें, कितना भी प्रश्न आप हल कर लीजिए। लेकिन अगर इस प्रश्न पत्र में GS2 में, जिसे CSAT के नाम से जाना जाता है, अगर इस प्रश्न पत्र में आप 33% अंक नहीं प्राप्त करते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई ही नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि आपको दूसरे प्रश्न पत्र में क्वालिफाई होना अनिवार्य है, और इसमें केवल 33% की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि आप इसमें 80% ले आ दिए तो इसका कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं है। आपको ले देके खींच खांच के 33% पहुंचा देना है, और उसके बाद अगर श्योरिटी है आपके पास, अगर एक्यूरेसी है आपके पास, अगर कि मैंने 33% फिक्स कर लिया कि 33 से कम तो नहीं होना है, ठीक है, तब कोई आवश्यकता नहीं उसके बाद करने की। लेकिन एक जो सिक्योर जोन होता है कहा जाए, तो मान लीजिए कि आपके पास 100 प्रश्न है, तो 100 में से आपको यह मान के चलिए कि अगर आपने 40 से 50 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से सिक्योर जोन में आ जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से सिक्योर जोन में आ जाएंगे, सुरक्षित हैं आप। मतलब आपका प्रथम प्रश्न पत्र अब चेक किया जाएगा और आप क्वालिफाई हो सकते हैं अगर प्रथम प्रश्न पत्र में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो यह CSAT का नेचर होता है। 100 में से आप अगर 40-50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी सही है, तो आप क्वालिफाई हैं। बहुत सारे बच्चे इसी प्रश्न पत्र में गिर जाते हैं। उनका आप अगर देखेंगे तो प्रथम प्रश्न पत्र में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं कईयों को जानता हूं, 150 में से 110 120 तक प्रश्न हल करते हैं, ध्यान रखिए, और एक्यूरेसी भी अच्छी खासी होती है उनकी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, CSAT की वजह से मात खा जाते हैं। तो CSAT आपका अच्छा हो, इस बात के लिए क्रेडोज IAS ने एक प्रोग्राम तैयार किया है, और यह प्रोग्राम हमारा लगभग 50 से 60 घंटों का यह हमारा प्रोग्राम होगा और 15 दिन लगभग चलेगा। इसमें आपके साथ हमारे 3 शिक्षक रूबरू होंगे।
मैं यहां आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, हिंदी यह पढ़ाऊंगा, जबकि यहां पर अमित सर हैं, वो यहां आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। शिवम सर हैं, आपको यहां पर वे मैथ्स पढ़ाएंगे। ये तीन अध्यापक यहां आपको सीसेट के लिए रणनीति बताएंगे, प्रॉपर कक्षाएं चलेंगी और यह श्योर किया जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रश्न पत्र में आप बिना किसी रुकावट के 33% अंक हासिल कर पाएं, उससे आगे भी हासिल करें, यह हमारी शुभकामना रहेगी। लेकिन कहने का मतलब आप क्वालिफाई कर जाएं। हमारा यह टारगेट रहेगा कि 17 मार्च को पेपर है आपका यूपीपीसीएस, और हमारा प्रोग्राम 10 से 12 मार्च तक समाप्त हो जाएगा। सारे क्रैश कोर्स जो होने वाले हैं सारे समाप्त हो जाएंगे 10 से 12 मार्च के बीच में। इस दौरान आपको लगभग मान चले 50 से 60 घंटों की क्लास दी जाएगी, और बाकी जो हमारा और प्रोग्राम चल रहा है वो आप तक पहुंचता ही रहेगा। लेकिन यह सीसेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 50 से 60 घंटे का प्रोग्राम मोर देन सफिशिएंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, और निस्संदेह आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपने गंभीरता से कक्षा को लिया तो। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। अपने पेपर के अगर सिलेबस की हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन एक होता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ दिए जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे पैराग्राफ दिए जाते हैं। कोई प्रसंग दे दिया जाएगा और उस प्रसंग पर आधारित 2, 3, 4, 6, वह निर्भर करता है आयोग के मूड पर, उस पर आधारित प्रश्न दे दिए जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन भी आप हल कर सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे तमाम विद्यार्थियों का ऐसा कहना होता है कि उनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तमाम विद्यार्थियों का कहना होता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तमाम विद्यार्थियों का कहना होता है सर हमारी रीजनिंग अच्छी नहीं है। इसके बावजूद आप बड़ी आसानी के साथ इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। हम आपको ऐसी रणनीति बताने वाले हैं, हम ऐसा आपको यहां पर मटेरियल देने वाले हैं जिससे इस डर को या इस पेपर के लिए आप बिल्कुल सहज हो जाएंगे। तो पहला आता है कॉम्प्रिहेंशन, विस्तारीकरण। इसमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा, कोई प्रसंग दिया रहेगा, उस पे आधारित कई प्रश्न होते हैं और बहुत आसान प्रश्न होते हैं। ऐसी टेक्निक बताऊंगा आपको, ऐसा तरीका बताऊंगा कि कोई भी पैराग्राफ हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का सीसेट हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, आप देखेंगे और बड़े सहजता के साथ आप अपना प्रश्न पत्र क्वालिफाई कर जाएंगे। अगला है अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा। यह क्या चीज है? अब इसमें क्या होता है अंतर्वैयक्तिक कौशल में, जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत कुछ जानते हैं, उन्हें पता होता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें होते हैं, वो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो लोगों से बात करना कम पसंद करते हैं, या अगर वो बात करते हैं तो बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाते हैं। ठीक है, अब बाद में उन्हें कहना पड़ता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ठीक है, तो यह जो इंटरेक्शन होता है, यह जो एक दूसरे के साथ हम विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जब किसी संगठनात्मक स्तर पे इसको करना होता है, जैसे विचारों और भावनाओं का जो आदान प्रदान किया जाता है, यह दो तरीके से होता है। एक औपचारिक तरीके से होता है, एक अनौपचारिक तरीके से होता है। जब हम आप अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त यारों से बात कर रहे होते हैं, तो यह अनौपचारिक तरीका होता है। ठीक है, हम कुछ भी बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। और कभी कभार हम कुछ ऐसे ही शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं जो एक तरह से कहा जाए तो शिष्ट भाषा नहीं होती। लेकिन जब आप किसी संगठन में होते हैं, जब आप किसी पद पर बैठे होते हैं, उस पद की गरिमा होती है, आपकी बातों का, आपके निर्णय का हजारों लोगों पर, लाखों लोगों पर जब प्रभाव पड़ता है, वैसी परिस्थिति में आपके विचारों के आदान प्रदान करने का जो तकनीक होती है, जो तरीका होता है, जो शब्द चयन होता है, जो तमाम विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प चुनना होता है, तब आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपके संप्रेषण कौशल, आपका
अंतर्वैयक्तिक जो प्रस्तुत करने का तरीका है, जो विश्लेषण करने की योग्यता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो समस्याएं आने पर आपके रिएक्ट करने के लिए आप प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, ये सारी चीजें सामूहिक रूप से आपका निर्माण करती हैं। आप कल किसी डिस्ट्रिक्ट के जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हैं, कहीं के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने जा रहे हैं, कहीं जो है डेवलपमेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके सामने तमाम समस्याएं आएंगी, तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी। हो सकता है गांव का एक ऐसा व्यक्ति आपके पास आ जाएगा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और आप एक हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, या आप बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। अगर आपको उससे जुड़ने में, कनेक्ट होने में समस्या पैदा होगी, तो आप कैसे उसकी बातों को समझ पाएंगे? आप एक सेतु का काम करते हैं जनता और सरकार के बीच में। तो अगर आपका इंटरपर्सनल स्किल ही खराब है, अगर आपकी समस्या समाधान तकनीक ही खराब है, तो आप कैसे सरकार तक उसकी बातों को पहुंचाएंगे और कैसे सरकार की योजनाओं को उस व्यक्ति को समझाएंगे या उस व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के कौशल की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्वैयक्तिक कौशल यूपी की परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता, अब यह क्या होती है? जैसे जब मान लीजिए कि अभी उत्तराखंड में हल्द्वानी में कुछ समस्या हो गई है, कुछ क्षेत्र अशांत हो गया है, वहां के डीएम साहिबा हैं, तो उनका एक स्टेटमेंट था, आप सुनिए। बहुत ही नपे तुले सधे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनके द्वारा। यही तय करती है कि आपका इंटरपर्सनल स्किल या आपकी जो विश्लेषणात्मक योग्यता है, किसी चीज को एनालिसिस करने की क्षमता है, वह कैसी है। आपके पास अचानक बड़ी मात्रा में मॉब कहीं इकट्ठा हो गई है और किसी खास कम्युनिटी को या किसी व्यक्ति के खिलाफ उसमें जो है हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, और सरकार की तरफ से दबाव भी है कि किसी भी व्यक्ति पर बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को भी कुछ नहीं होना चाहिए। अब आपके पास समस्या है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। सरकार की बात अगर नहीं मानते तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है, और अगर उस व्यक्ति को नहीं बचाते हैं तो भी कार्रवाई हो जाएगी। और इन दोनों समस्याओं के बीच में पब्लिक को चोट भी नहीं पहुंचना चाहिए, बल का भी प्रयोग नहीं करना है और शांत भी कराना है सभी को। यही उचित निर्णय लेने का समय होता है। तो आप क्या करते हैं? जब देखते हैं पब्लिक उग्र है तो पानी की बौछारें मारते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाते आप, ठीक है, या फिर लाठी चार्ज करने का आपके पास तो विकल्प है ना, आप राज्य है, स्टेट है, आपके पास तो तमाम विकल्प हैं, लेकिन आप किस विकल्प का चयन करेंगे? आप सर्वप्रथम उस विकल्प का चयन करेंगे जिसमें कम से कम क्षति होती है जनता की, अधिक से अधिक परिणाम आता है। यही आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता को दर्शाता है कि आपने कार्य भी किया और परिणाम भी समुचित आया, परिणाम भी अपेक्षित रहा, और इस प्रकार से आप एक कुशल प्रशासक सिद्ध होते हैं। नेपोलियन से जब कहा गया, नेपोलियन एक ऐसा कहा जाता है कि अच्छा प्रशासक था, कुछ लोगों का मानना है होता है, तो उससे जब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया तो जाके गोलियां चलवा दी। काल परिस्थिति ऐसी थी कि उसे एक अच्छा शासक घोषित किया गया, बाद में अच्छा शासक बना। लेकिन आज के समय में अगर आप हल्द्वानी में होते तो क्या डिसीजन लेते? आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप अगर हल्द्वानी में इस समय होते तो आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाता? यही दिखाता है कि आपका अंतर्वैयक्तिक कौशल कैसा है, विश्लेषणात्मक समाधान जो तरीका है वो कैसा है। निर्णय क्षमता और समस्या समाधान वही चीजें हुई, ठीक है, कि आप निर्णय कैसे लेते हैं, निर्णय लेने के पीछे आपके कौन कौन से बुनियादी आधार हैं, कौन कौन से आपके जो है बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसके बिहाफ पर आप निर्णय लेते हैं। आप एक व्यक्ति के तौर पे किसी भी बिहाफ पे निर्णय ले सकते हैं, भावनात्मक रूप से भी, तार्किक रूप से भी, लेकिन जब आप एक प्रशासक हैं तब आपको निर्णय लेने के पीछे कई आधार देखने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस भी होना चाहिए, ठीक है, और एक ऐसा अप्रोच भी होना चाहिए जो पब्लिक फ्रेंडली हो, ठीक है, गुड गवर्नेंस की तरफ जाता हो, गुड गवर्नेंस को स्टेब्लिश करने में मदद करता हो। ये सारी चीजें चलती हैं यहां। फिर
तो यह एक जो है छोटा सा इसका रिव्यू रहा। अब जब इंटरपर्सनल स्किल की हम बात करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? क्यों? क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसके बाद आप बड़े आसानी के साथ किसी भी प्रकार की समस्या का बहुत ही उचित, तार्किक, संवैधानिक और पब्लिक फ्रेंडली गवर्नेंस की जो है कहा जाए तो स्थापना में मदद होगी। तो इन सब बिंदुओं का अगर ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप अपनी अंतर्वैयक्तिक कौशल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप अंतर्वैयक्तिक कौशल को बढ़ाइए अपने, ठीक है। इसमें क्या करना, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा बात करने का प्रयास करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए, पढ़ना आज की पीढ़ी ने छोड़ रखा है। आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनिए। उसके बाद आप बात करने का प्रयास करिए। बातों में ठहराव होना चाहिए, बात में आपके सेंटेंस आसान होने चाहिए, सरल होने चाहिए, जटिल नहीं होने चाहिए, ठीक है। शब्दों का उचित प्रयोग होना चाहिए, कॉमा का उचित प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। जो चिन्ह है उनका उचित स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। कहां पॉज लेना है, कितना पॉज लेना है, कहां पे आवाज ऊंची करनी है, कहां पे आवाज नीची करनी है, कहां पे शब्द कठोर करने हैं, कहां पे शब्द कम जो है कठोर होने चाहिए, और कहां पे शब्द बिल्कुल मुलायम होने चाहिए। ये सारी चीजें आपके अंतर्वैयक्तिक कौशल को बढ़ा देती हैं, इन्हांस करती हैं। समस्याओं को सही तरीके से समाधान करें। कई तरीके होते हैं समाधान के। भीड़ उमड़ी, आपको भेजा गया, आपने कहा पहले ही आंसू गैस के गोले छोड़ दो, लाठी चार्ज कर दो। आपके पास शक्ति है, आप गोली चलवा सकते हैं, परिणाम बाद में कुछ भी हो, आप गोली चलवा सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि समस्याओं को सही तरीके से समाधान करना है आपको। पब्लिक है ना, कोई आतंकवादी नहीं है, जनता है, और जनता लोकतंत्र में मालिक होती है। प्रियम्बल में क्या कहा गया? हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। मतलब भारत हमसे बन रहा है, हम भारत से हैं, भारत हमसे है। तो अगर आप ये चाहेंगे कि हम यहां पे ऑटोक्रेसी ला दें, तो फिर इस ब्यूरोक्रेसी का मतलब समाप्त हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे तंत्र की स्थापना जो कल्याणकारी लोकतंत्र के स्थापना में मदद करे। और वो मदद कैसे होगी? जब एक अच्छा प्रशासक वहां उन्हें मिलेगा, जब हम आप वहां जाएं और जनता के बीच और सरकार के बीच विश्वास पैदा करें। और जनता के बीच और सरकार के बीच विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी होती है। जब एक प्रशासक के तौर पे आप वहां जाते हैं तो आपको यह देखना पड़ता है कि जनता हर्ट नहीं होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता है। आप चोट खा सकते हैं लेकिन बदले में आप लाठीचार्ज नहीं करवा सकते हैं। यह प्रशासक के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपनी संवाद कौशल में सुधार लाएं। अभी वही चीजें बोल रहा हूं। आपका संवाद कौशल, एक प्रसंग मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, एक हमारे जानने वाले थे, तो वो जो है कहीं छत्तीसगढ़ में कहीं जो है पोस्टिंग उनकी थी, और वहाँ पे वो बात कर रहे थे। तो उस समय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पद पे वो थे। तो पब्लिक जो है उमड़ी हुई थी, कुछ निर्माण कार्य हो रहा था, उसका विरोध किया जा रहा था, और नए नए चयनित होके गए हुए थे, तो थोड़ा जुनून रहता है, जोश रहता है। तो वो पहुंचे, और जब वहाँ की पुलिस वुलिस थी तो वहाँ पे एसएचओ साहब वगैरह जो सब थे उन्होंने मना किया कि सर भीड़ बहुत ज़्यादा उपद्रवी हो गई है और भीड़ एग्रेसिव है, आप मत जाइए, वहाँ पे नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हमें जाना पड़ेगा वहाँ। काफ़ी लोगों ने मना किया, लेकिन अब जब जिद कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब तो भाई जाना ही पड़ेगा। बात लैंड वगैरह की है तो मजिस्ट्रेट को जाना पड़ेगा वहाँ पे। वो पहुँचे हैं वहाँ पे। जब वहाँ पहुँचे, दूर से पब्लिक ने देखा तो थोड़ा उग्र हो गई पब्लिक। पुलिस वालों को भी लगा कि इनको अभी पत्थर सत्थर मार देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और पत्थर चले भी थे इससे पहले, वो घबराए हुए थे। उन्होंने कहा एक काम करो, एक मुझे माइक उपलब्ध कराओ, लाउड स्पीकर उपलब्ध कराओ एक। तो लाउड स्पीकर आ गया, उपलब्ध हो गया। उसके बाद उन्होंने 5 मिनट केवल बात किया लोगों से, ठीक है। लोग अपने अपने घर चले गए, ठीक है। ये जीवंत घटना है एकदम, एक किताबी उदाहरण नहीं है।
और इस बात का जिक्र उन्होंने मुझसे किया, मैं ऐसे ही बातों बातों में बात उठने लगी तो उन्होंने बताना शुरू किया। तो यह उनके संवाद कौशल का कमाल था कि जो पब्लिक जान देने पे उतारू थी, वो पब्लिक आराम से चली गई 5 मिनट की बातचीत में। उन्होंने ऐसी क्या बातें की, आप बताओ कमेंट करके, ऐसी उन्होंने क्या बातें की होगी। सबसे पहली चीज, आपको उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, उन्हें यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके लिए हैं। और यह कैसे हो सकता है? जब आपकी शब्द कौशल अच्छे हों, ठीक है, जब आपकी जो अंतर्वैयक्तिक शैली है वह बहुत शानदार हो, ठीक है, कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है, तो आप बड़े आसानी के साथ किसी को कन्विंस कर सकते हैं। उन्होंने कन्वे किया और परिणाम उसका सकारात्मक निकला। जब दूसरे व्यक्ति भी किसी कार्य में सहयोगी हों, तब निर्णय लेने में सजग रहें। अब निर्णय जब आपको लेना है तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है आप किसी के प्रभाव में आके कोई निर्णय ले लें और उसके बाद वह निर्णय आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि जो सुपीरियर हैं, हेड तो आप हैं, बड़े आप हैं, अधिकारी, तो कार्रवाई भी आप पे ही होगी, उत्तरदायित्व तो भी आपको लेना पड़ेगा। उन लोगों की जिम्मेदारी उसमें आप नहीं दिखा सकते कि ये लोग कहे थे इसलिए मैंने निर्णय लिया था, ठीक है, तो आपको उस समय निर्णय जो लेना पड़ेगा बड़ा सजग होकर लेना पड़ेगा, उकसावे में नहीं, भावुकता में नहीं, या किसी अन्य प्रकार के दाव पेच का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो गाज गिरेगी वो आप पर गिरेगी। इसलिए जब कई लोग शामिल हों तो बड़ी सावधानी से निर्णय लेना चाहिए, निरपेक्ष भाव से निर्णय लेना चाहिए। आप हमेशा सकारात्मक बने रहें। एक प्रशासक के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि आप बहुत सकारात्मक अप्रोच रखें, नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है तो जब आपसे आपके मिनिस्टर, रिलेटेड मिनिस्टर, या फिर आपके मुख्यमंत्री साहब, मान लीजिए आप सचिव पद पे हैं, तो जब आपसे सलाह लेंगे तो आप हमेशा उन्हें एक भविष्य की राह दिखाने वाला एक सकारात्मक अप्रोच देंगे। इसलिए आपके पास एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब इसका यह मतलब नहीं है कदापि कि आप हर जगह नकारात्मक सोचिए। जैसे वहां हो गया हल्द्वानी में, अरे सर इनका कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई उपाय नहीं सर, सीधे गोली मारिए, निकाल के बाहर करिए। नहीं, आपको उनको कई सकारात्मक बताने हैं रास्ते, केवल एक नहीं, ध्यान रखिए, कई सारे विकल्प बताने हैं। एक जो प्रशासक होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको क्या होता है, वह मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है, तो इन्हें कई सारे विकल्प बताने होते हैं। आपसे पूछते हैं कि इस समस्या का समाधान बताइए, तो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, सर विकल्प ए ऐसा है, सर विकल्प बी ऐसा है, सर विकल्प सी इस तरह है, विकल्प डी इस तरह है, विकल्प ई इस तरह से। इतने आप विकल्प उन्हें देंगे। जब इतने विकल्प आप देंगे तो इनमें से जो सर्वोत्तम विकल्प होगा, लीडर को जैसा समझ में आएगा वो किसी एक विकल्प को ले लेगा उसमें से। लेकिन आपने तो विकल्प ही नहीं दिया उसे, आपने कहा सर इसका केवल एक ही तरीका है, यही है बस, तो आप एक अच्छे प्रशासक नहीं बन सकते। अगर बन भी गए हैं तो बहुत जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे वहां। इसलिए हमारे पास ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि हमेशा हमें पॉजिटिव बने रहना है, सकारात्मक बने रहना है, उससे एक नहीं हजार रास्ते खुलते हैं। यह चीज ध्यान देना है। कठिन हालात पर सावधानी से काबू। हल्द्वानी वाले हालात कठिन हालात ही हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके सामने ऐसी समस्या आ गई, और कैसी समस्या कि वहां पर आप पहुंचे, नई नई पोस्टिंग हुई है और एक केस आ गया आपके सामने, मान लिया आप डीवाईएसपी हैं, आपके सामने केस आ गया कि मंत्री साहब के बेटे ने जो है किसी को उड़ा दिया गाड़ी से। अब मंत्री साहब का फोन आ गया आपके पास, उधर केस दर्ज होने के लिए पहुंचे, केस दर्ज कराया गया, मंत्री साहब का फोन आ गया कि सर देख लीजिएगा फलाने साहब, बच्चा है अपना तो गलती हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका हम ख्याल रखेंगे, प्रमोशन वमोशन करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़े कठिन हालात हैं। एक तरफ जनता है न्याय के लिए आपकी तरफ उम्मीद किए हुए है। क्यों? क्योंकि आप जैसी चार्जशीट फाइल करेंगे,
उसी तरह से न्याय मिलेगा उस व्यक्ति को। अब आपके ऊपर यह है कि आप व्यक्तिगत हित देखते हैं कि सार्वजनिक हित देखते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, आपको धमकी भी दे सकते हैं ऑफर देने के बजाय कि देख लीजिए आपका बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है। आप यह भी नहीं कर सकते। अमिताभ ठाकुर यूपी का केस आप सुने होंगे, हो सकता है उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से जिससे बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे उन्हें धमका रहे थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने जो कठिन हालात हों उस पर भी सही निर्णय लेना पड़ता है और बड़ी सावधानी से निर्णय लेना पड़ता है। जब आप जाएंगे प्रशासक बनके तो ऐसे तमाम कठिन परिस्थितियां आपके सामने पैदा होंगी जब आपको लगेगा कि या तो नौकरी छोड़ दें और या तो यह गलत काम कर लें। तो उस समय भी एक तीसरे मोर्चे की तैयारी करनी चाहिए कि ना तो हम नौकरी छोड़ेंगे ना तो हम गलत करेंगे, कुछ चीजें तय करेंगे इसके विषय में। तो इसी कठिन हालात में सावधानी से निर्णय लेना होता है। यह भी कंप्रीहेंशन सिखाता है। दूसरों के प्रति सम्मान का भाव यह भी होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपने यूजी पीजी जो है पीएचडी वगैरह सब कर रखा है और काफी विद्वान भी हैं, तभी आप वहां बैठे हैं। और अचानक से एक नेताजी आ गए, ग्राम प्रधान आ गया और कहा क्या साहब आप ऐसा कर रहे हैं, बताइए। ऐसे होता है, मतलब होता है ना, कुछ लोग गांव वाले भी होते हैं ना, वो कायदा सिखाने लगते हैं, उन्हें लगता है कम पढ़ा लिखा है। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनसे हम कैसे बात करें, और वो आपसे बदतमीजी पर भी आ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आपके आसपास छुड़भैया नेता होते हैं, वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह मतलब गांव का पड़ोसी है उनका। तो वे ऐसे भी बात कर सकते हैं, वे जनप्रतिनिधि हैं, आप नौकर हो, आप नौकरशाही में हो, वो जनप्रतिनिधि हैं, सेवक हैं। तो जब वे ऐसे बात करेंगे तो आपको हो सकता है गुस्सा आए और वो तिरंगा सनी देओल वाली वो फिल्म का याद आ जाए आपको और गेट आप बंद करवा दें और उसके बाद निकल के कहें इन हाथों से जितनी सेवा हो सकती थी मैंने किया। वो केवल फिल्मों में होता है, हकीकत में वैसा नहीं होता और ना कभी सोचिएगा भविष्य में भी। ठीक है, तो आपको उनसे भी सम्मान पूर्वक बात करना पड़ेगा, प्रेम से। वो कितना भी कहते रहे आप सर सर, कस्टमर केयर वालों से बात सुनिए, लोग गाली देते हैं, सर आप ऐसा मत बोलिए, सर आप गलत बोल रहे हैं, सर ये चीज ऐसा है, सर वैसा होगा। यही एटीट्यूड रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं आगे। सामान्य बौद्धिक योग्यता। सामान्य बौद्धिक योग्यता वही जो रीजनिंग वगैरह में शामिल होता है, वो चीजें होंगी। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक के, एलिमेंट्री मैथ होगा, सामान्य स्तर का होगा। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, इन सारे से प्रश्न बनते हैं। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य अंग्रेजी जो भी वो भी हाई स्कूल स्तर तक पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक का, यह भी पूछा जाएगा हाई स्कूल स्तर तक का ही। अब जब प्रारंभिक गणित की बात करें तो क्या क्या इसमें शामिल है? संख्या पद्धति, प्राकृतिक पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक वगैरह। हमारे पास जो शिक्षक है हमारी टीम में, वेल क्वालिफाइड, कोई बीएचयू से पढ़ा है, कोई जेएनयू से पढ़ा हुआ है, कोई एयू से पढ़ा हुआ है, और सभी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। मैथ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप अगर इससे पहले भी नहीं पढ़े होंगे तो भी काफी सहज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अंक गणित में ये टॉपिक रहने वाले हैं। उसके अलावा औसत, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज साधारण एवं चक्रवृद्धि, चाल समय दूरी, काम तथा समय, ये आपके मैथ्स के पार्ट हैं। बीज गणित में आपके बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों पर लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ, ये आपके पूछा जाएगा। इसके अलावा समुच्चय सिद्धांत पूछा जाएगा। ठीक है, रेखा गणित में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना वगैरह, गोला, समकोणी, वृत्ताकार, बेलन। सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता, ये सारी चीजें वहां पूछी जाएंगी। अब बात करें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, अप टू क्लास 10 लेवल का होगा। अप टू बोला जा रहा है, लेकिन मान के चलिए कि अगर आपने ठीक ठाक मैथ्स पढ़ रखी है तो आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होने वाली। यहां पर पहले बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा जैसे हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत आसान होता है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच होगा, ये सब तो बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में ही। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होगा,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा नरेशन। पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग होगा, जैसे पंक्चुएशन वगैरह कहाँ कैसे लगता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह। वर्ड एंड मीनिंग्स, वोकेबुलरी एंड यूजेस, आइटम्स एंड फ्रेज, फिलिंग द ब्लैंक। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिरकार आपको केवल और केवल 33, माफ करिए, केवल और केवल 33% लाने हैं 100 में से। बहुत कठिन है। 20 प्रश्न तो आपके आराम से, जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं वो तो जो है कॉम्प्रिहेंशन से ही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से ही आपका, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से ही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी से। और इसके बाद जो आपका आएगा वो व्याकरण से हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण से, मतलब लगभग 30 से 35 प्रश्न, 30 से 35 प्रश्न आपके जो होंगे वो केवल और केवल हिंदी से कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी व्याकरण, इसी से हो जाएगा 30 से 35 प्रश्न। तो अब इतने भी आप गए गुजरे तो नहीं है कि इंग्लिश में 4-6 क्वेश्चन यहां से नहीं निपटा सकते हैं, 2-1 मैथ से नहीं निपटा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा वहां से। अब देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक की बात की जा रही है और इसी स्तर का होता भी है लगभग। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, आपको हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह पढ़ना है, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्तनी, अर्थबोध। क्या है क्या है इसमें बताइए आप। आपको क्या हिंदी वर्णमाला नहीं पता है या विराम चिन्ह नहीं पता है? और अगर नहीं भी पता है तो मैं तो हूं ना उस चीज के लिए, मैं क्लास कराऊंगा ना सारी चीजें। तो क्या है इसमें ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता है? शब्द रचना की बात करें, कैसे शब्द निर्माण हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी बहुत कुछ नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उच्चारण के आधार पर, बलाघात के आधार पर बहुत छोटी छोटी बातें बतानी है। ठीक है, उच्चारण में लगे समय के आधार पर। शब्द रूप कभी कभी होता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में कौन से शब्द रूप का इस्तेमाल हुआ है, धातु रूप का इस्तेमाल हुआ है। संधि और समास, संधि और समास ट्रिक बता देंगे कुछ चीजों का, बाकी चीजें आपको सैद्धांतिक रूप से पढ़ा देंगे, कुछ चीजें ट्रिक बता देंगे। संधि समास क्या है? अब अगर पूछ लेगा कि मान लीजिए कि विद्यालय में कौन सी संधि है, ठीक है, तो अब आपको इतना भी नहीं पता है तो फिर भला भगवान करें। ठीक है, विद्यालय में कौन सी संधि है बताएंगे, अक सवर्णे दीर्घ, ठीक है, इच विसानाम मूर्धा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को याद कर लीजिए, आप हल कर लेंगे। ठीक है, बड़े आसानी के साथ। संधियों में भी उन्हीं संधियों पे बात करेंगे, जैसे अयादि संधि हुआ, विसर्ग संधि हुआ, वृद्धि संधि हुआ, यण संधि हुआ, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। समासों की बात करेंगे, सबसे ज्यादा आपको बहुब्रीहि समास पूछा जाता है, द्वंद्व समास पूछा जाता है, बहु और जो है अव्ययी भाव समास पूछा जाता है। तत्पुरुष कभी कभार पूछते हैं, उसके भेदों में चले जाते हैं, तत्पुरुष के डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, उसके भेदों में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रियाएं, क्रियाएं के लिए देख लेंगे, क्रियाएं कितने प्रकार की हैं, क्या क्या हैं, कैसे हैं। विलोम शब्द देख लेंगे, कैसे विलोम शब्द बनते हैं। कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आप देखते ही पता कर लेंगे कि विलोम शब्द है। ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियां देखेंगे, बहुत पूछा जाता है। और मुहावरे लोकोक्तियां यह इस तरह है जैसे गागर में सागर भरना। जब आपके पास कई शब्दों के एक शब्द होते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं, तो आप बड़े आसानी के साथ कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख पाते हैं। ठीक है, कोई एक देख रहे हैं आप, अभी तक कमेंट कुछ नहीं किए, मैंने 2 बार सवाल किया, तो बिल्कुल, क्या आप क्लास अच्छी लगी, क्या कैसे, कुछ तो आप कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, क्या चाहिए क्लास में, हमारी बातों से आप कितना कन्विंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शब्द भंडार देख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं रखा है, कौन से शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, कौन से शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, और कौन से शब्द हम बाहर से लाए हैं, लोगों के द्वारा आना जाना, इन सब के माध्यम से कैसे जो है, इन सब के माध्यम से कैसे हमारे यहाँ का शब्दकोश संपन्न हुआ, समृद्ध हुआ। वर्तनी देखेंगे, बहुत सामान्य बात है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है, इन्हें न हिंदी आती है कायदे से, न इंग्लिश आती है, और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तो बहुत करते हैं। सिंपल साइंस से अगर हम शब्द कह दें कि बेटा आशीर्वाद लिख दो,
ठीक है, एक यह हो गया। एक यह हो गया। अब बताइए इसमें कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? चलिए मैं लिख दे रहा हूं, एक ये बताइए, एक ये, इसमें कौन सा सही है आशीर्वाद? इस तरह से छोटी छोटी बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, कनिष्ठ पूछ लेंगे, कनिष्क पूछ लेंगे, कनिष्ठ का अर्थ क्या है, अनुज का अर्थ क्या है, अग्रज का अर्थ क्या है। ठीक है, अब उसमें वर्तनी जैसी चीजें डाल देंगे। आप बताओ सही क्या होगा? अर्थबोध की बात करें, अर्थबोध भी जरूरी होता है कि आपको कोई शब्द अगर पता नहीं है तो उसका अर्थ आपके समझ में नहीं आने वाला है। हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, ठीक है, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, शुद्ध अशुद्ध सेंटेंस आता है, शुद्ध अशुद्ध छाटिए, जैसे उसमें कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंस दे देंगे, उसमें किसी शब्द को गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाएगा, या क्रिया में कोई गड़बड़ी कर दी जाएगी, या वहां पर जो है विशेषण में कोई गड़बड़ी कर दी जाएगी, या फिर वहां पर जो है विभक्ति में कोई गड़बड़ी कर दी जाएगी, वर्तनी में कोई गड़बड़ी कर दी जाएगी। उसके बाद अंत में आता है उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियों पे अगर हम जाएं तो यहां पर आपको बहुत सारी उपबोलियां मिलेंगी। ठीक है, अवधी, ब्रजी, ठीक है, सौरसेनी, बुंदेलखंडी, ठीक है, ये सारी बोलियों के आपको उपबोलियां, इन बोलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा है, इसकी कई उपबोलियां हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तारित है। पूरब में अगर आप जाएंगे तो बिहार से लेके आप चले आइए पश्चिमी यूपी, राजस्थान, ठीक है, हिमाचल तक, ये सब हिंदी की उपबोलियां यहां बोली जाती हैं, प्रयोग में होती हैं। हिंदी सभी कोई जानता है, हर कोई पढ़ता है हिंदी। ठीक है, तो ये हिंदी बेल्ट है, यहां पर हिंदी के उपबोली तमाम प्रकार की हो गई। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। भाषा क्या, उसकी विभिन्न उपबोलियों के बारे में, वे कहां किस रीजन में बोली जाती हैं, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, इन सब चीजों को बताने का प्रयास किया जाएगा। पर डे हमारी 3 घंटे की लगभग क्लास होगी। पर डे 3 घंटे की क्लास होगी हमारी। इस 3 में आपके जो है शिवम सर भी रहेंगे, अमित सर भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। ठीक है, तो प्रयास यह रहेगा कि ये पूरा का पूरा सिलेबस बड़े आसानी से 50 से 60 घंटे में हम आपको कंप्लीट करवा डालें। ठीक है, तो यहां पर आशा करता हूं आपको सिलेबस समझ में आ चुका होगा। ओवरऑल हमने बताने का प्रयास किया कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, सी सेट में कितना नेगेटिव मार्किंग है और कितना आपको हल करना है, और प्रत्येक बिंदु के बारे में हम चर्चा करते चले गए हैं। आने वाले समय में जब हमारी कक्षाएं प्रॉपर स्टार्ट हो रही हैं, वहां पर हम एक एक टॉपिक जिस टीचर को दिया जाएगा वह उसे पूरा कराने का भरसक प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम के 4 दिन 5 दिन पहले ही पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करवा दिया जाए। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।